जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखेंगे जो कि आपके एग्जाम सीसेट 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आप ये समझ लो कि आपका जो परसेंटेज चैप्टर है पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। और ये बहुत गैस क्वेश्चन है जो कि हर बार कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जाते हैं या फिर हो सकता है इस बार भी आपसे पूछे जाए। तो सबसे पहले यदि हम थोड़ा सा परसेंटेज के बेसिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको परसेंटेज में चेंज समझना है। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है बदलाव। हाँ, बदलाव, चेंज करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जिनका मैं फ्रैक्शन बताना चाहता हूं, जैसे 12.5%, 12.5%। ये होता है 1/8। 1/8 का जो फ्रैक्शन होता है वो 12.5% होता है या फिर 12.5% जो है वो 1/8 होता है। सिमिलरली अगर हम 1/7 बोलते हैं तो ये 14.28% होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ 6.66% और 6 सही 2/3%, ये जो है 1/15 के बराबर होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 6.25%, ये जो है 1/16 के बराबर होता है। ठीक है। क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है डायरेक्टली, इनका फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। 11.11%, ये 1/9 के इक्वल होता है। 9.09%, ये 1/11 के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये कम से कम कुछ परसेंटेजेस हैं जो कि बहुत बार पूछी जाती हैं। अगर हम नॉर्मल नेचुरल नंबर वाला परसेंटेज देखेंगे जैसे 10%, इसको तो हर बच्चा कन्वर्ट कर लेता है कि 10/100 करेगा तो ये 1/10 आ जाएगा। जैसे आपसे बोलता है 25%, तो इसको भी बड़ा सरल है कि 25/100 1/4। लेकिन जो थोड़े डेसिमल वाले हैं वो आपको जरूर से सीखने चाहिए। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है। ये आपको याद रखना है, समझने वाली ऐसी कोई सच बात नहीं है, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है तो आपको डिवाइड बाई 100 करना है। हाँ, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना है तो आपको 100 से भाग लगाना है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स, जैसे सबसे पहले परसेंटेज चेंज की बात करते हैं। हाँ, चेंज। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 10% इंक्रीज हो गया कोई भी क्वांटिटी, तो 10% इंक्रीज के क्या क्या मायने हैं या फिर उसको आपको कैसे समझना है। सबसे पहला टारगेट है कि 10% का फ्रैक्शन करो जो कि 1/10 होता है। अब 10 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये आपके पास बेस क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटी बोले तो ये ओरिजिनल है। ये क्या है? ओरिजिनल है। मतलब जो भी है यही है, मतलब जो भी आपका शुरू वाला नंबर होगा 10 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा है। ऊपर वाला नंबर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं बदलाव हूँ, मैं चेंज हूँ। तो चेंज दो टाइप से होता है, प्लस और माइनस। प्लस बोले तो इंक्रीज के लिए, और डिक्रीज के लिए हम लेंगे इसको माइनस। ठीक है। ये बदलाव है इसका। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में ओरिजिनल, चेंज और फाइनल पूछता हूँ, ओरिजिनल, चेंज और फाइनल, तो ओरिजिनल मतलब आपके पास कितना था शुरू में, तो आपके पास 10 था। उसमें बदलाव कितना हुआ? एक का बदलाव, क्योंकि ऊपर एक लिखा है तो हम क्या करेंगे +1। +1 क्यों? क्योंकि इंक्रीज हुआ है। तो 10 में एक जोड़ोगे तो आपको 11 मिलेगा। कितना मिलेगा? 11। इसका मतलब जो इनका रेशियो है, जो अनुपात है फाइनल का और ओरिजिनल का, जो अनुपात है वो 11 और 10 का अनुपात है। आप इसके साथ कोई वेरिएबल एक्स चिपका सकते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि फाइनल वैल्यू 11 हो चुकी है और शुरू वाली वैल्यू 10 थी। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि 12% डिक्रीज हो गया, कोई भी वैल्यू 12% से डाउन हो गया, तो 12% का जो फ्रैक्शन होता है 12/100, दैट इज 3/25। इसका मतलब शुरू वाली वैल्यू आपके पास 25 थी। कितनी थी? 25। तो ओरिजिनल आपके पास 25, आप एक वेरिएबल मान लीजिए y। चेंज कितना हुआ? तो ऊपर चेंज लिखा है 3, लेकिन वो प्लस या माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि डिक्रीज हुआ है। आपको बस ये बात समझनी है कि ऊपर वाला नंबर चेंज होता है, तो आप यहाँ पे चेंज लिखेंगे, बदलाव कितना हुआ है। तो हम यहाँ पे -3y, क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो फाइनली आपको कितना मिलेगा भाई? 25 में से 3 गए तो आपको 22y मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो आपको फाइनल और ओरिजिनल का यदि मैं रेशियो पूछना चाहता हूँ तो ये मिलेगा आपको 22/25 रेशियो। सिमिलरली अगर मैं चेंज अपॉन ओरिजिनल का रेशियो पूछना चाहता हूँ, भाई चेंज तो आपके पास 3 था। कितना था? 3। और ओरिजिनल कितना है? 25। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। चेंज का किससे कंपैरिजन में निकालना है, फाइनल कितना हो गया, ओरिजिनल कितना हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाला है। ठीक है। अब इसी में एक और होता है सक्सेसिव चेंज। हाँ,
दैट इज सक्सेसिव चेंज, बदलाव के ऊपर बदलाव, सक्सेसिव चेंज। तो सक्सेसिव चेंज में क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%। तो लेंथ हमने 10% बढ़ा दी और ब्रेथ 10% कम कर दी, तो एरिया में कितना बदलाव आएगा? हाँ, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया यदि आपको निकालना होता है तो आपको शुरू में पता होना चाहिए एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। मतलब लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करने पर एरिया आता है, ये शुरू वाला एरिया है। अभी लेंथ को आपने 10% बढ़ा दिया, बोले तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/10। कितना होगा? 1/10। तो अगर आपके पास L1 और L2 शुरू में अगर लेंथ 10 मीटर की थी तो आपके पास ये बढ़ के 11 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 11? क्योंकि आपने इंक्रीज करा है, तो 11 हो गया। सिमिलरली ब्रेथ को अगर मैं देखूंगा 10% से डाउन हो गया, अगेन 1/10। लेकिन डाउन का मतलब क्या? आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया शुरू में अगर आपके पास ब्रेथ 10 मीटर थी तो अभी ये घट के कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 9 क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपने एक कम कर दिया। जो भी है वो बेस नंबर पे प्लस या माइनस करना। बेस यहाँ पे 10 है, एक जोड़ देंगे तो 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक घटाएंगे तो 10% का डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज ये आपके पास हो जाएगा 10 से 9। तो पहले वाला एरिया कितना था भाई? L1 इंटू B1, ये हो गया दैट इज 10 गुना 10, 100। अभी वाला एरिया कितना है? 11 और 9 भाई, L2 इंटू B2, ये नया एरिया आ गया। तो ये है आपके पास 11 इंटू 9, तो अभी वाला एरिया 99 हो गया। भाई पहले एरिया 100 था, अभी 99 हो गया, तो फाइनल एरिया डिक्रीज हो जाएगा। कितने से डिक्रीज हो गया? आप बोलोगे सर 1 से डिक्रीज हो गया, 1 से डिक्रीज हो गया। तो अगर ये 1 से डिक्रीज हो गया तो परसेंटेज कितना चेंज आया? परसेंटेज चेंज। तो अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो एक का बदलाव 100 पर। चेंज हमेशा शुरू वाले पे, ओरिजिनल पे कैलकुलेट करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो 1/100, और अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 करेंगे तो 1% का डिक्रीज हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो कभी भी आपको सक्सेसिव चेंज निकालना होता है तो आपको इनिशियल और फाइनल इन दोनों वैल्यूज का ही मल्टीप्लीकेशन करना होता है। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे देखना चाहूँ, ओरिजिनल और फाइनल, भाई पहले हमने लेंथ में चेंज किया, फिर हमने ब्रेथ में चेंज किया। आप ये इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, 100% फिट होगा यदि आप एक ही प्रोडक्ट को बार बार या एक ही क्वांटिटी को बार बार चेंज कर रहे हैं। भाई पहले लेंथ आपने 1/10 और ये 1/10, ये माइनस है ये प्लस है, तो 10 से 11 हो गई और ये 10 से 9 हो गई। अगर आपको ओवरऑल निकालना तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये हो जाएगा, सॉरी 10 से 11, तो 100 से 99 हो गया, 100 से 99। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि भैया लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? एरिया आता है। इसका मतलब ये जो चेंज आ गया वो एरिया में चेंज आ गया। तो इसका मतलब आपने एरिया देखा 1 से डाउन हो गया, 1 से डिक्रीज, 1 से डाउन डिक्रीज, तो एक का बदलाव 100 पर कितना देगा आपको? 1% का डिक्रीज देगा। यही बात हमने अभी आपको बताई। ये बहुत ज़रूरी बात है आपको समझने के लिए, ओरिजिनल और फाइनल। ठीक है, एक और कंसेप्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्ट क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स या क्वांटिटी इज कांस्टेंट। जैसे ये बड़ा फेमस है या बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा, हाँ एक्सपेंस, प्राइस है उसका मूल्य और क्वांटिटी है उसका खपत, कितना वो कंज्यूम कर रहा है, क्वांटिटी कंजम्पशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इनमें रेशो लगाना है, E1/E2 इक्वल्स टू P1/P2 इंटू Q1/Q2। ये आप याद रखेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमने कंसेप्ट सीख लिया 10 मिनट में, अब हम 10 क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे टाइप के मैंने कोशिश करा है कवर करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% मार्क्स चाहिए थे, उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसमें, हाँ होपफुली आपको दिख रहा होगा अभी। ठीक, एक बच्चे को 33% मार्क्स चाहिए थे टोटल मार्क्स के, लेकिन उसको 125 है, फेल मिल गया 40 नंबर से, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स पूछा। मतलब कहने का क्या है कि आपके पास पास मार्क्स कितने थे, आपको कितने मार्क्स लाने थे बच्चे को? 33% लाने थे। कितने परसेंट लाने थे? 33%। लेकिन वो लेके कितना आया?
ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, मतलब उसके मार्क्स आए कितने हैं, मार्क्स जो आए हैं वो 125 आए हैं, और फेल कितने से हो गया भाई साहब, फेल हो गया वो 40 नंबर से, हाँ 40 नंबर से। इसका मतलब अगर इसके जितने नंबर आए हैं और उतने और आ जाते जो कि फेल हो गया, पास हो जाता। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ के आपको 165 आएगा। तो 165 जो है वो पास मार्क्स है, क्या है भाई, ये पास हो जाता है 165 पे। लेकिन हमारे हिसाब से 165 का मतलब हो गया 33%, क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है कि 33% पास है, तो ये 33%। अब जब आप परसेंटेज निकालोगे तो आप ये तो बताओगे कि 33% निकालना किसका है, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये बोलोगे सर 33% टोटल मार्क्स का निकालना है, यहाँ पे 33% टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो 33% का मतलब हो गया 135, 165 इक्वल टू 33/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और टोटल, तो 33 पंजे 165, तो जो टोटल मार्क्स आएंगे उसके 500 आएंगे, कितने आएंगे 500। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। घोट के पी जाना बिल्कुल समझ लेना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, परसेंटेज के क्वेश्चन में ज़्यादा वो चेंज करता नहीं है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, यदि आप कंसेप्ट सीख लेंगे तो आप क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। सवाल नंबर 2, हाँ एक और क्वेश्चन, ये बड़ी है जो आपके पास सक्सेसिव चेंज है, उस पर देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, मतलब हर साल वो 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है। पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल 10% से डाउन, पहले साल भी 10% से डाउन हो गया, दूसरे साल भी 10% से डाउन हो गया, तीसरे साल भी 10% से डाउन हो गया। जरूर नहीं है हर बार डाउन हो गया सेम वैल्यू होगी, ये वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वैल्यू पे फोकस करना है। तो ये भैया 1/10 होगा, ये भी कितना होगा 1/10 होगा, और ये भी कितना होगा 1/10। ओरिजिनल और फाइनल, अब मैंने आपको बताया था ओरिजिनल कितना होता है, बेस वाला ओरिजिनल होता है, मतलब शुरू में मान लो इस मशीन के 10 रुपए थे, एक साल बाद 1 रुपया इसमें कम हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर 1 लिखा है, और कम क्यों हो गया, क्योंकि डिक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज होता तो मैं +1 करता, तो 1 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9, कितना मिलेगा 9, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। दूसरे साल भी 1 रुपये का डिक्रीज हो गया, भाई ऊपर भी 10 नीचे 10, ऊपर 1 कम करेंगे, फिर यहाँ पे 10 से फिर से कितना हो गया 9 हो गया। तो तीनों सालों का यदि आपको एक साथ कैलकुलेशन करना है कि तीनों साल में एक साथ कितना बदलाव आएगा, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 10 दाम 100 दाम 1000, तो 1000 जो है वो 9 × 9 × 9 729 हो गया। मतलब 1000 रुपए की मशीन थी जब हमने खरीदी थी, लेकिन आज उसके 729 रुपए रह गए। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है सर ये 729 नहीं है, वो 8748 के इक्वल है, मतलब फाइनल अपॉन ओरिजिनल का जो रेशियो है मेरे पास वो 729x अपॉन 1000x के बराबर है ना। लेकिन सवाल के अनुसार जो है ये 8748 है, भाई फाइनल वाला कितना 8748, ओरिजिनल वाले को p मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं p, तो आपको p की वैल्यू निकालनी है, बड़ा आसान है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं p की वैल्यू देखता हूं तो 8748 इंटू 1000x अपॉन 729x, तो x ने x को मार दिया, तो 7 ये हो जाएगा भाई 729 एकम 729, और 874 में से आप 729 माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गए, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचेगा 86 और 14 145 और 8, ठीक है। तो अगर मैं 729 का डबल करता हूँ आपको मिलेगा 1458, इसका मतलब इसका डबल है, तो ये 12 गुना जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 रुपये। तो उस मशीन की जो शुरू में वैल्यू थी वो 12,000 थी। उम्मीद कर रहा हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, बस इसी को आपको समझना है कि परसेंटेज चेंज होता क्या है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, हाँ ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बोलता है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, जो ताजे फल होते हैं उसमें पानी ज़्यादा होता है, वो लगता है कि बिल्कुल फ्रेश है, और यदि उस फल को आप थोड़ी देर के लिए धूप में रख दोगे तो फल जो है वो सूख जाएगा। उसमें से गायब क्या हुआ, उसमें से पानी गायब हो गया, पानी उड़ गया, इवेपोरेट हो गया। इसका मतलब जो आपके पास पल्प है, जो गूदा होता है फल का, वो सेम रहेगा, भाई गूदा तो नहीं कहीं नहीं जाने वाला, सिर्फ और सिर्फ पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो जो फ्रेश मतलब जो फल होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो वाटर होता है, एक पल्प होता है, क्या होता है पल्प, जिसको हम गूदा बोलते हैं। तो बोलता है कि 68% पानी है, तो भैया पल्प तो 32% होगा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, भाई ये आपके पास फ्रेश फ्रूट है, तो अगर आप इसका
परसेंटेज निकालेंगे तो 4 से 17, 4 8 32, मतलब 17 और 8 का अनुपात है फ्रेश फ्रूट में, ठीक है, फ्रेश में। उसके बाद क्या हुआ, एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% पानी। अगर इसको ड्राई कर दिया गया आपने तो इसमें पानी का मात्रा 20% रह गया, और फिर अगर पानी 20% है तो पल्प 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80%। इसका अनुपात हो गया 1 और 4 का, 1 और 4 का। लेकिन सर आपने बताया था कि पल्प तो सेम होना चाहिए, लेकिन आप पल्प अलग अलग कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा, हम बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे भाई। आपको फ्रेश लिखना है, यहाँ पे ड्राई लिखना है, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे पल्प। जब फ्रेश फ्रूट था तो वाटर का और पल्प का रेशियो 17 और 8 का था। ड्राई फ्रूट में ये रेशियो 1 और 4 का हो गया। सर आपने बोला था कि पल्प को सेम कर दो, क्या कर दो, पल्प को सेम कर दो। बिल्कुल भाई, यहाँ पे पल्प 8 है, यहाँ 4 है, तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं, जिससे कि ये सेम टू सेम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि फ्रेश फ्रूट में 17 जो है, अगर हम टोटल वेट देखेंगे, मान लो भाई 17 और 8 25 किलो का दी फ्रेश फ्रूट है, तो उसमें 17 किलो पानी और 8 किलो गूदा है, पल्प है। और ड्राई फ्रूट में 4 दूनी 8 और 2 2 10 किलो, 10 किलो में 2 किलो पानी है और 8 किलो गूदा है। गूदा सेम हो गया, परसेंटेज मतलब जो उसका पल्प का वैल्यू है सेम टू सेम हो गया। ये बोलता है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द 100 kg फ्रेश फ्रूट। 100 kg फ्रेश फ्रूट से आप कितना कमा सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर टोटल करेंगे बच्चों, टोटल, तो टोटल मिलेगा 17 और 8 25, और यहाँ पर मिलेगा 2 दूनी 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो ये मिलेगा आपको 10। मतलब 25 kg फ्रेश था और ड्राई kg 10 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 kg जो आपके पास फ्रेश फ्रूट है वो 100 kg के बराबर है। भाई मेरे हिसाब से 25 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 100 है, तो 25 को यदि आप 100 बोलते हो तो एक को कितना बोलोगे, 4 kg बोलोगे। कितना बोलोगे, 4 kg। तो फिर 10 को कितना बोलोगे, 40 kg। कितना बोलोगे, 40 kg। इसका मतलब आप 40 kg उसमें ड्राई फ्रूट निकाल सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। बार बार रिवाइंड करके देख लेना, आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी कंजम्पशन वाला तरीका बताया था। देखो, प्राइस पहले कम हो गया 25%। भाई पहले जो है प्राइस 25% से डाउन हो गया। हाँ, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो ओरिजिनल और फाइनल, पहले 4 रुपए की कोई वैल्यू थी, अब 1 कम होकर वो 3 हो जाएगा। 1 कम क्यों होगा, क्योंकि ऊपर 1 लिखा है। उसके बाद इंक्रीज हो गया 20%, सेकेंड पे वो 20% बढ़ गया। हाँ, 20% से पहले डिक्रीज है, फिर ये इंक्रीज हो गया 1/5। मतलब 5 रुपए की जो चीज़ थी अभी वो 6 में मिल रही है। कितने मिल रही है, 6 में। क्यों, क्योंकि ऊपर एक प्लस का लिखा है, मतलब इंक्रीज करना। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे, अगर आपको कभी भी ओवरऑल निकालना होता है तो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 पंजे 20, 20 रुपए की जो चीज़ थी वो 18 रुपए में आज मिल रही है। कितने मिल रही है, 18 रुपए में। तो ओवरऑल उसमें कितना बदलाव आया, कुछ नहीं बदलाव आया। देखो 20 रुपए की चीज़ थी, 18 में मिल रही है। आप बोलोगे सर 2 का चेंज आ गया, 2 से डिक्रीज हो गया, क्योंकि 20 रुपए की चीज़ आज 18 में मिल रही है। तो जब भी आपको चेक करना होता है डिफरेंस, तो आप फाइनल में से इनिशियल माइनस करो, अभी कितना है और पहले कितना था। बदलाव हमेशा ओरिजिनल पर होता है। तो -2, माइनस का मतलब डिक्रीज, कितने पर, 20 पर, और इंटू 100, तो ये 10% का डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो ओवरऑल डिक्रीमेंट है वो कितना आएगा, 10% आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। उम्मीद करो इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, ये चुनाव वाला क्वेश्चन। अभी देश में चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन द 2 कैंडिडेट, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वोट। थोड़ा सा चुनाव के बारे में बता दूं मैं आपको। यहाँ पे टोटल वोटर होते हैं जो कि वोट डालने के लिए काबिल होते हैं। उसमें से क्या होता है, कुछ लोग हैं जो डिड नॉट वोट, भैया उनका मन नहीं है वोट डालने का। इसका मतलब जो डिड नॉट वोट माइनस करना है। भाई 100 लोग थे गांव में जो कि वोट डाल सकते थे, 10 ने वोट नहीं डाला। इसका मतलब अभी 90 लोग तो हैं जो वोट डाल सकते हैं। हाँ, और डाला नहीं है तो मतलब बाकी 100 में से 10 तो माइनस कर दो, तो 90 लोग हैं जिन्होंने वोट डाला। उसके बाद आएगा वोट कास्ट। तो वो वोट कास्ट का मतलब है कि टोटल में से आपको डिड नॉट वाले माइनस करने हैं, जिन्होंने वोट नहीं डाला। ठीक है, अब जितने लोगों ने वोट डाला, वो ज़रूरी तो नहीं है कि सबको वोट डालना आता है। किसी को वोटिंग में प्रॉब्लम हो गई, उसने गलत वोटिंग कर दिया, इनवैलिड वोट। इसका मतलब कुछ लोग हैं जो उनको वोटिंग करने में प्रॉब्लम है, दैट इज इनवैलिड वोट। तो इनवैलिड वोट अगर हो गए
अब जो बचेगा भाई, ये बचेगा वैलिड वोट। क्या बचेगा? वैलिड वोट। तो वैलिड वोट क्या होता है? वोट कास्ट माइनस इनवैलिड। तो ये हो गए वोट कास्ट। अभी जो वैलिड वोट है उसी में जीत और हार छुपी होती है कैंडिडेट की, मतलब यहीं पे पता चलेगा कि एक तो विनर है और एक तो लूजर है। तो ये जो फ्लो चार्ट है आपको आना चाहिए, जिससे आपकी थोड़ी सी चीजें इजी हो सकती है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। तो कैंडिडेट के बीच में चुनाव हो रहा है और एक को 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट मिले हैं। क्या मिला है? वैलिड वोट मिले हैं। ठीक है, आप सोच के देखो भाई, यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे इसके बाद आएगा वोट कास्ट, उसके बाद आएगा वैलिड वोट, और उसमें विनर और लूजर। तो एक आदमी को 55% ऑफ द वैलिड वोट मिला है। मतलब अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे 100x था, तो भैया इसको 55% मतलब 55x मिलेगा। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 45x। कितना मिलेगा? 45x। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, 20% जो वोट थे वो इनवैलिड थे, और टोटल नंबर ऑफ वोट तो है वो 750 दे रखा है, मतलब 7,500। बल्कि ये तो इजी हो गया यार, देखो और सोचो, ऐसे हो गया इजी कि टोटल 7,500 वोट है। कितने? 7,500। इसमें से 7,500 है ना। अब एक बात बताओ, जब आपको ये क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो हम ये मान के चलेंगे कि जितने भी लोग हैं जो टोटल वोटर्स हैं सब ने वोट डाला। इसका मतलब टोटल 7,500 लोग ने वोट डाला, लेकिन 20% जो है वो इनवैलिड हो गया। 20% क्या हो गया? इनवैलिड। तो 7500 का 20% कितना होगा भाई? देखो, अगर आपको किसी भी का परसेंटेज निकालना है तो 20% निकालना है, तो 20/100, और किसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो 7500, मतलब 1500 जो है वोट इनवैलिड हो गए। तो माइनस करेंगे 1500। इसका मतलब जो वैलिड वोट है वो कितने आ जाएंगे भाई? ये 6500 वैलिड वोट आ गए। कितने आ गए? 6500 वैलिड। अब इन 6500 में जीत और हार छुपी हुई है। ठीक है, जीतने वाले को 55% मिले हैं, जीतने वाले को 55% मिले हैं, हाँ 55% किसके? 6500 के। और हारने वाले को 45% मिला है ऑफ 6500। ठीक है, हारने वाले को कितना मिला है? 45% 6500 का। ठीक है, अब द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, बाकी जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितना वोट मिला है आपसे पूछा गया है। तो उसको 45% मिला है। किसका? 6500 का। अब 6500 का 45% यदि आप नहीं जोड़ पा रहे, इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैं बता देता हूँ कैसे होगा। देखो 45%, मैंने बोला ना 45/100, और किसका करना है? 6500 का। तो जीरो ने जीरो को मार दिया, और 45 पंजे 225, 45 इंटू 6 हो गया 270, और 22 292। तो 2925 ऐसे वोट हैं, कुछ तो गड़बड़ है। 1 वोट टोटल वैलिड। ओहो, 7,500 में से यदि आप माइनस करोगे 1500 तो 6,000 आएगा। हाँ, मेरा भी बुद्धि जो है खराब है। 6,000 आएगा यहाँ पे। तो 45% फिर आपको 6,000 का करना है। 6,000 का, तो यहाँ पे 6,000 करेंगे, 45/100 इंटू 6,000। तो 45 इंटू 6 ये हो जाएगा 2700। सो 2700 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल दे रखा है बी पार्ट में। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आई थिंक छठा या सातवां जो भी है। हाँ देखो, जो हमने अभी आपको प्राइस और कंजम्पशन बताया था, कुछ सवाल उसके ऊपर है। प्राइस आर्टिकल बढ़ गया 15%, तो कितना डिक्रीज करें कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर सेम रहे? खर्चा सेम करना है भाई। खर्चा जब आपको सेम करना है तो मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला, कि E1/E2 इक्वल्स टू P1/P2 इंटू Q1/Q2। ये प्राइस है क्वांटिटी। तो खर्चा तो सेम करना चाहते हैं बाबू साहब, मतलब पहले भी ई रुपए खर्च कर रहे थे, आज भी ई रुपए, ये सेम हो गया। प्राइस कितना हो गया?
15% बढ़ गया, मतलब पहले यदि 100 रुपये था किसी का मूल्य तो 15% बोले तो 115 आज हो गया, तो ये हो गया 100 पहले था, आज 115 है। क्वांटिटी हमको नहीं पता पहले कितना कंजम्पशन था अभी कितना, हमको इसका परसेंटेज चेंज निकालना, तो ई ने ई को मार दिया, तो Q1 अपॉन Q2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 115 अपॉन 100, इसका मतलब 23/20। इसका मतलब क्या है कि पहले कोई भी जो व्यक्ति था वो 23 kg कुछ भी कंज्यूम कर रहा था या 23 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, आज वो 20 यूनिट कंज्यूम करेगा, तो कितना बदलाव आ गया? तो आप बोलोगे सर 3 से कम हो गया। हाँ, किससे कम हो गया? 3 से कम कर दिया उसने, नहीं कर दिया अपना कंजम्पशन, तो 3 का बदलाव 23 पर इंटू 100, ये हो गया 300/100, 2300/23, तो 23 एकम 23 बचेगा 7, 23 या 69, तो 13% के आसपास आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर दे रखा है किसमें, आप देखो 23 या 69 1/23, तो ये बचेगा पहला ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं सवाल नेक्स्ट, ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। राकेश स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम। मान लो जो 100 रुपये कमाता है, हाँ 100 रुपये या 100x, उस पे से उसने 30% खर्चा कर दिया, तो अगर उसने 30% खर्चा कर दिया, इसका मतलब अभी उसका कितना बचा हुआ है पैसा, 70% बचा है। ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ही स्पेंड 60%, उसमें से भी उसने 60% और कम कर दिया, तो 60% 70x का कैसे निकालोगे, 60/100 इंटू 70x, तो जीरो ने जीरो को मार दिया, तो अभी ये बचेगा 42x, तो 42x तो खत्म हो गया, तो बचा कितना अभी 28x। ये बात समझ में आती है? नाउ ही सेव 5/7 ऑफ द रिमेनिंग, अब बचे हुए का, हाँ बचे हुए का सेविंग्स कितना है, सेव कितना करता है 5/7 ऑफ 28x, तो 7 चौके 28, 20x अभी वो बचाता है, 20x बचाता है, एंड ही सेव्स 12,000। मेरे हिसाब से भाई 20x बचाता है सेव, लेकिन सवाल के हिसाब से 12,000 रुपये बचाता है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 6,000, कितनी आ जाएगी 6,000, 6,000 क्या बल्कि 600 ही आएगी, कितनी आएगी 600। तो आपसे बोलता है उसका मंथली इनकम कितना था, भाई आपने 100 माना था, तो 100 गुना 600, तो कितना हो जाएगा 60,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे खटैक, हाँ खटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्राइस वाला क्वेश्चन। प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, फैमिली रिड्यूसेस कंजम्पशन सच दैट ओनली 10% इंक्रीमेंट हुआ है खर्चे में, मतलब E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 गुना Q1 अपॉन Q2। कोई बात नहीं, खर्चा कितना बढ़ा लिया उसने, 10% बढ़ा लिया। 10% बोले तो पहले यदि मान लो वो 100 रुपये खर्चा करता था, तो आज वो 110 रुपये खर्चा करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस कितना बढ़ गया था, प्राइस 25%, मान लो पहले वो 100 रुपये का कोई मूल्य था, आज वो 125 हो गया। आप इनके साथ में कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि वेरिएबल की जरूरत पड़ती नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्वांटिटी में आपको बदलाव चेक करना है। ठीक है, तो Q1 अपॉन Q2 ये कितना आएगा भाई, 100 से 100 को मार दिया, तो 125/110, मतलब 25 पंजे 125, 22 पंजे 110, तो 3 का डाउन हो गया, 3 का कम हो गया कंजम्पशन। तो 3 का कम कितने पर भाई, 25 पर इंटू 100, तो 12% डाउन हो गया कंजम्पशन। कितना 12%। इफ 40 kg ऑफ राइस इज कंज्यूम्ड बाय फैमिली बिफोर, ठीक है, तो अभी वो कितना, देखो पहले वो 40 kg खपत करते थे, मेरे हिसाब से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे हिसाब से जो कंजम्पशन था वो 25x है। कितना है 25x, भाई इतना कंज्यूम कर रहा है, लेकिन सवाल के हिसाब से 40 kg है ये, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 40/25, 25 और 5 40, 1.6। ठीक है, इसका मतलब फाइनल कंजम्पशन अगर आपको निकालना है तो 22 में 1.6 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 छक्के 132, 132 का मतलब कितना हो गया भाई साहब, ये 2 13, 22 एकम 22 और 13 35, तो अभी जो है वो 35.2 kg अभी भी वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर यस, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो का।
ए सैलरी इज 40% मोर देन बी सैलरी। अब देखो मोर देन की बात करते हैं भाई, ए और बी में कंपैरिजन हो रहा है और ए की सैलरी ज़्यादा है 40%। तो सबसे पहले 40% का फ्रैक्शन कितना होगा, 2/5। सर कैसे आ गया, 40 को 100 से भाग लगा लो भैया, 2/5। मैंने आपको क्या बोला कि जो बेस होता है वो ओरिजिनल होता है जिससे कंपैरिजन किया जाता है। अभी बताओ मोर देन के बाद कौन आ रहा है, बी आ रहा है। इसका मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो बी की सैलरी को बताएगा। मान लो बी 5 रुपए कमा रहा था, तो ऊपर वाला नंबर बताता है कि 5 में कितना बदलाव आएगा। बदलाव हमेशा डिनोमिनेटर में, तो 5 में 2 का चेंज आएगा, मतलब ए 7 रुपए कमाता है। इतनी बात समझ में आ, परसेंटेज चेंज बहुत जरूरी है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सी सैलरी एंड ए सैलरी इज 1200 रुपए, ठीक है, एंड व्हाट इज द मंथली इनकम सैलरी ऑफ द, ठीक है। अब बी की सैलरी 30% कम है सी के कंपैरिजन। अब देखो भाई बी और सी का बदलाव हुआ तो बी की सैलरी 30% कम है, ठीक है। अब 30% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/10। कितना होगा, 3/10, ठीक है। इसका मतलब अभी हम 10 किसको मानेंगे, मानेंगे सी को। क्यों, क्योंकि बी का सी से कंपैरिजन हो रहा है, जिससे कंपैरिजन होता है उसको नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में। अगर सी 10 रुपए कमाएगा तो बी जो है वो 7 कमाएगा। 7 क्यों कमाएगा, क्योंकि भैया 3 कम करना है 10 में से। अगर ये मोर होता तो हम प्लस करते हैं। अब बी तो एक ही आदमी है बेचारा, लेकिन ये 2 जगह कैसे कमा सकता है, तो इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे 5 से, जिससे कि बी की जो सैलरी है वो कॉमन हो जाएगी। तो 7 7 49, ए की सैलरी, बी के लिए 35 और सी के लिए 50, ठीक है। मतलब ए यदि 49 रुपये कमाएगा तो बी 35 कमाएगा और सी 50 रुपये कमाएगा, ठीक है। डिफरेंस ए और सी की सैलरी का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी 50 रुपये कमा रहा है और ए 49 रुपये, तो इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 1 यूनिट का। और सवाल के अनुसार 1 यूनिट जो है वो 1200 रुपये के बराबर है अंतर। तो सी का मंथली सैलरी निकालना है, तो भैया आपको 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब 50 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1200 का, तो 12 पंजे 60 और 3 जीरो चस्पा कर देंगे इस पे, तो 60,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप इसको बार बार देखिए सो दैट आपको चीज़ें बेहतर तरीके से रिवाइज हो। आपको 1000 बुक पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, एक बुक को 1000 बार पढ़ना चाहिए, सो दैट आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की हो जाए कि आपको क्वेश्चन यदि कहीं से भी आता है तो आप उसको ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाऊंगा, कोई भी चैप्टर, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच में जो कि 16 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।